क्या ऐसे हो दोस्तों। फिल्म में हम देखते हैं कि जापान के योकोहामा पोर्ट में एक कंटेनर से बहुत सारा चंदन की लकड़ी बाहर निकलती है। उसी कंटेनर से पुष्पा भी निकलता है जो सभी जापान के गुंडों को बहुत ही मारता है, क्योंकि यहाँ उसकी लकड़ी तो आई थी लेकिन उसका पैसा उसे नहीं मिला था, इसलिए वो अपना पैसा वसूल करने के लिए जापान आया था। पुष्पा ने सभी गुंडों को हरा दिया था, लेकिन तभी उनका बॉस आ जाता है जो उन पर गोली चलाने लगते हैं। इससे एक गोली पुष्पा को लग जाती है और वो समंदर के अंदर गिर जाता है। जब वो डूब रहा था तब उसे फ्लैशबैक आता है, उसे उसके बचपन का, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। श्रीवल्ली से उसकी शादी हो चुकी थी और अब वो उसकी पत्नी थी। सिंडिकेट का लीडर बनने की वजह से पुष्पा एक बहुत ही ताकतवर आदमी बन चुका था। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे थे और उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। पुष्पा के लिए काम करने के लिए और मजदूरों को बुलाया जा रहा था, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि भंवर सिंह शेखावत मिसिंग है। सब यह मान रहे थे कि शायद वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और इसलिए कहीं मुंह छिपाता फिर रहा होगा। ये सारे मजदूर घने जंगल में जाकर चंदन की लकड़ी की कटाई करते हैं और जब सारा माल लोड हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि शेखावत डर कर भागने वाली चीज़ नहीं है। वो भेष बदलकर उनके ही बीच में घूम रहा था और अब वो उन सभी मजदूरों को माल के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। पकड़े हुए आदमियों को शेखावत लॉकअप में डाल देता है और बाहर चला जाता है। शेखावत ने जिन आदमियों को पकड़ा था उनमें से एक की शादी आज होने वाली थी, इसलिए पुष्पा आता है अपने आदमी को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके आदमियों को शेखावत ने मारा है, इसलिए वो अपने सारे आदमियों को वहाँ से ले जाएगा। इस पर इंस्पेक्टर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा पुलिस चौकी में मौजूद सभी पुलिस वालों की रिटायरमेंट तक की पूरी कमाई उन्हें दे देता है, जिसके बाद वो सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। करप्शन का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। आई होप ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता होगा, असल में नहीं। जब शेखावत वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सारे पकड़े हुए आदमी पुष्पा ले जा चुका है। वो तो पागल ही हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्टेट का चीफ मिनिस्टर आता है तो पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम से मिलने जाता है। वहाँ वो सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था ताकि श्रीवल्ली को वो फ़ोटो दे सके, लेकिन सीएम तो बहुत ही अहंकारी निकलता है और वो घमंड में पुष्पा के साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर देता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। बाहर आकर पुष्पा एमएलए सिद्धप्पा से पूछता है कि अगर वो सीएम होता तो क्या वो उससे के साथ फ़ोटो खिंचवाने से मना कर देता। इस पर सिद्धप्पा उसे बोलता है कि वो उसके साथ ज़रूर फ़ोटो खिंचवाता, चाहे वो सीएम होता या नहीं। इस पर पुष्पा उसे सीएम बनाने की बात करता है, लेकिन सिद्धप्पा उसे बोलता है कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए लगेंगे। यह सुनकर पुष्पा उसे 500 करोड़ देने को तैयार हो जाता है और अब सिद्धप्पा सीएम बनने वाला था। पुष्पा सीएम के लिए जो शॉल लाया था वो उसे उड़ा देता है और वो फोटोग्राफर जिसने पुष्पा की सीएम के साथ फ़ोटो खींचने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम ने उसका कैमरा ख़राब कर दिया था। पुष्पा उसे बोलता है कि अब वो ही सिद्धप्पा के साथ उसके सारे फ़ोटो खींचेगा। इधर सिद्धप्पा दिल्ली जाता है और उसकी पार्टी के चीफ प्रताप रेड्डी के पास खुद के लिए सीएम की कुर्सी की मांग करता है, लेकिन प्रताप रेड्डी मना कर देता है। इसी बीच पुष्पा प्रताप रेड्डी के भाई सुब्बा रेड्डी के पास जाता है और फिर वहाँ से वो प्रताप रेड्डी से बात करता है। उसने प्रताप रेड्डी को एक सोफ़ा भेजा था जिसमें 25 करोड़ रुपए कैश थे। अब पुष्पा प्रताप रेड्डी से सिद्धप्पा को सीएम बनाने को बोलता है। अब पुष्पा 500 करोड़ के इंतजाम के लिए मालदीव जाता है और वहाँ वो उसके पास जाता है जिससे मुरुगन माल बेचता था। उसका नाम था हामिद। वो उनका टेम्पो देखकर पुष्पा को चिल्लर पार्टी समझता है। तब पुष्पा बोलता है कि इंडिया में सभी को माल वो ही देता है। जिसके बाद उनके बीच में एक डील होती है जिसमें पुष्पा को 2000 टन माल हामिद को देना होगा, जिसके बदले में उसे 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन पुष्पा 100 करोड़ रुपए कम लेता है और उसके बदले में वो हामिद का हेलीकॉप्टर ही ले जाता है। वापस आने के बाद पुष्पा सिंडिकेट की मीटिंग अपने घर में बुलाता है और सबसे जितना माल हो सके लाने को बोलता है। इसी बीच श्रीवल्ली आती है और पुष्पा उसके खाने में नमक ज़्यादा बोल देता है। अब बीवी के सामने चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ता है। श्रीवल्ली को मनाने के लिए पुष्पा अंदर जाता है और अंदर दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। यह सीन बहुत ही फनी था, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इधर शेखावत जो अपनी पिछली हार से बौखलाया हुआ था, उसके पास दक्षा जाती है और उसे बताती है कि पुष्पा कोई बड़ा प्लान कर रहा है।
इस पर शेखावत एक सिंडिकेट मेंबर को माल के साथ पकड़ लेता है। वो माल को आग लगा देता है और उस सिंडिकेट मेंबर को जान से मार देता है। शेखावत का प्लान था कि इससे सिंडिकेट के सारे मेंबर डर जाएंगे और माल देने से मना कर देंगे। उसका प्लान एकदम सही काम कर रहा था, क्योंकि अब सिंडिकेट के सारे लोग ही डरे हुए थे और काम करने में घबरा रहे थे। इसलिए सिद्धप्पा शेखावत से मिलता है और सुलह के लिए बोलता है। दरअसल शेखावत की पुष्पा से दुश्मनी पुरानी थी। जब पुष्पा ने शेखावत के कपड़े उतरवा लिए थे, इसलिए अब पुष्पा का वो जानी दुश्मन बन चुका था। यह दुश्मनी तो खत्म होने से रही, लेकिन सुलह के लिए सिद्धप्पा पुष्पा को शेखावत से सॉरी बोलने के लिए मना लेता है। इसके लिए शेखावत एक बहुत बड़ी पार्टी बुलाता है और पुष्पा वहाँ उसको सॉरी बोल भी देता है, जिसे शेखावत रिकॉर्ड कर लेता है। जब पुष्पा जा रहा था तब उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो वापस पार्टी में जाता है और शेखावत को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और फिर उसमें जाके वो सूसू कर देता है। यह देखकर शेखावत आग बबूला हो जाता है और पुष्पा को चैलेंज देता है कि उसके होते हुए वो माल नहीं ले जा सकता। पुष्पा यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब दोनों में पक्की दुश्मनी हो जाती है। शेखावत ने पूरे इलाके की तगड़ी नाकेबंदी कर दी थी। एक भी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने दे रहा था। हर छोटे बड़े रास्ते पर पुलिस तैनात थी। शेखावत खुद एक नदी के ब्रिज के ऊपर था ताकि वहां से भी कोई जा न सके। बातों बातों में शेखावत अपनी दारू की बोतल को नदी में फेंक देता है, लेकिन वो डूबने की जगह पर फूट जाती है, जिसका मतलब नदी में पानी नहीं है। और यहाँ शेखावत को समझ में आता है कि पुष्पा अपना माल नदी के रास्ते से ले जाने वाला है। वो तुरंत सभी को नदी की तरफ जाने को बोलता है। पुष्पा का साथी उसे कॉल कर सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। थोड़ी ही देर में सारी पुलिस कहीं ना कहीं पे फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन शेखावत किसी के रुकने वाला नहीं था। वो किसी तरह अकेले ही नदी में जाकर पुष्पा के सारे ट्रकों को रोकने के लिए उन पर गोली चलाने लगता है। ट्रक भाग ना पाए इसलिए वो वहाँ बैलगाड़ियों से पूरा रास्ता जाम कर देता है। भागने का कोई रास्ता न देख पुष्पा का दोस्त उसे फ़ोन पर सारी सिचुएशन बताता है, तो पुष्पा उन्हें माल छोड़कर भाग निकलने को बोलता है। शेखावत माल पकड़ लेता है और यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी, जिसके बारे में वो मीडिया में बहुत ही सुर्खियां बटोरता है। शेखावत की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी जब उसे मंगल छेनू बताता है कि उसका पकड़ा हुआ सारा माल नकली है। जब शेखावत ने हर जगह नाकेबंदी कर रखी थी, तब पुष्पा ने सारे चंदन की लकड़ियों की बैलगाड़ियां बनाकर बाहर पहुंचा दी थी, जिसकी भनक शेखावत को भी नहीं लगी। मतलब पुष्पा ने एक बार फिर उसे चकमा दे दिया था। पुष्पा उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन शेखावत के पास उसकी एक बैलगाड़ी थी, लेकिन वो भी पुष्पा ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। इन सब के बीच पुष्पा को एक खुशखबरी मिलती है। जब उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है, वो खुश होकर माँ काली के भेष में नाचने लगता है और इस बीच पुष्पा की भतीजी को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। इसलिए पुष्पा उन्हें बहुत मारता है, लेकिन पुष्पा का भाई मोहन उल्टा पुष्पा की यही बेइज्जती करता है। यह देखकर श्रीवल्ली को बहुत बुरा लगता है और वो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। जिन लड़कों ने कावेरी को छेड़ा था, उनको आधा गंजा करके मोहन पूरे गाँव में घुमाता है और बाहर निकाल देता है। इधर शेखावत सीएम के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है और वो उसे बताता है कि पुष्पा उसको हटाकर सिद्धप्पा को सीएम बनाने वाला है। यह सुनकर सीएम शेखावत को फ्री हैंड दे देता है और पूरे स्टेट की पुलिस अब उसके ऑर्डर्स को मानने वाली थी। शेखावत पुष्पा के माल को रामेश्वरम के पोर्ट में ही ट्रैक कर लेता है और वो वहाँ पर रेड मारकर तलाशी लेता है, लेकिन किसी भी बोट में कोई सामान नहीं मिलता है। लेकिन शेखावत आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद पानी के अंदर कूद जाता है और तब पता चलता है कि सारा का सारा माल तो नाव के नीचे बंधा हुआ था। लेकिन शेखावत कुछ करता उससे पहले ही सारी बोट्स चल देती हैं। वो उनका पीछा करता है, लेकिन इसके बावजूद सारा माल भारत की बॉर्डर क्रॉस करके श्रीलंका पहुंच जाता है। पुष्पा की बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि अब उसके पास 5,000 करोड़ रुपए आ गए थे। वो सारे विधायकों को खरीदने के लिए सबके घर पर रुपए से भरे सोफे भिजवा देता है। देखते ही देखते सिद्धप्पा सीएम बन जाता है और शपथ के बाद सीधा पुष्पा से मिलने जाता है और सबसे पहले वो पुष्पा और श्रीवल्ली के साथ फोटो खिंचवाता है। इसी फोटो की वजह से पिछले सीएम ने अपनी कुर्सी गंवा दी थी। पुष्पा का भौकाल ऐसा था कि पिछले सीएम ने उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया, तो उसने सीएम ही बदल दिया। पुष्पा के हाथों इतनी बड़ी हार मिलने के बाद शेखावत तो बुरी तरह से बौखला गया था। वो अपनी सारी पकड़ी हुई लकड़ियों को जला देता है और शायद उनके साथ वो भी जलकर मर जाता है। इधर पुष्पा के घर पर उसकी भाभी आती है
और वो बताती है कि कावेरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये वही गुंडे थे जिन्हें उसके भाई मोहन ने बेइज्जत करके गांव में घुमाया था। अब उन गुंडों ने मोहन को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने बाल नहीं काटे तो वो कावेरी को नहीं छोड़ेंगी। पुष्पा कावेरी को खोजने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है और फिर उन गुंडों के ठिकाने पर अकेले ही धावा बोल देता है। यहाँ वो गुंडे पुष्पा को ब्लैकमेल करके उसके हाथ और पैरों को बांध देते हैं, लेकिन पुष्पा यूं ही नहीं पुष्पा था। वो इस कंडीशन में भी उन सबको बुरी तरीके से मारता है। जो मेन गुंडा था प्रताप रेड्डी का भाई बुग्गा रेड्डी। प्रताप रेड्डी ने सिद्धप्पा को सीएम बनाया था, इसलिए वो पुष्पा को बुग्गा रेड्डी को नुकसान पहुंचाने से मना करता है। लेकिन पुष्पा तो निकल पड़ा था बुग्गा रेड्डी जैसे राक्षस की बलि लेने के लिए। वो बुग्गा रेड्डी को बुरी तरीके से मार डालता है। यह देखकर सुब्बा रेड्डी जो उसका बाप था वो कावेरी को ले जाने की कोशिश करता है तो पुष्पा उसे भी मार डालता है। पुष्पा कावेरी को बचा लाया था, इससे उसका बड़ा भाई मोहन बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और उसके घर पर बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए जाता है, लेकिन पुष्पा उससे नहीं मिलता है। पुष्पा को उसका खानदान अपना लेता है जो उसका सबसे बड़ा सपना था, इसलिए पुष्पा कावेरी की शादी में जाता है। उधर प्रताप रेड्डी कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा था। एक मिस्टीरियस आदमी कावेरी की शादी में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है जिसमें शायद सभी लोग मारे गए थे। अब इसमें पुष्पा बच गया या मारा गया यह तो हमें पुष्पा 3 में ही पता चलेगा। ये मूवी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। फिर मिलूंगा एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम और कभी भी झुकना मत।